बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर बेटा हम डिस्कस कर रहे थे फाइनेंशियल मार्केट्स को। उसके अंदर हम उसकी टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने 3 टाइप्स को डिस्कस किया था। द फर्स्ट टाइप इज प्राइमरी मार्केट, देन हमने डिस्कस किया था सेकेंडरी मार्केट, और थर्ड वन बेटा हम डिस्कस कर रहे थे मनी मार्केट। तो मैं थोड़ा सा बेटा रिवाइज कर देता हूँ और उसके बाद फिर मैं यहीं से आगे कंटिन्यू करता हूँ कि फोर्थ मार्केट हमारी कौन सी होती है और फिफ्थ मार्केट हमारी जो है वो कौन सी होती है। तो प्राइमरी मार्केट बेटा वो मार्केट थी जहाँ पे कंपनी वो सिक्योरिटीज इशू करती है जो पहली दफा जो कंपनी है वो मार्केट में इशू करती है। वो सिक्योरिटीज उससे पहले मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। सेकेंडरी मार्केट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि वो मार्केट जहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की जो सेलिंग एंड परचेजिंग होती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। अच्छा, मनी मार्केट क्या होता है बेटा? ऐसी मार्केट जहाँ पे कंपनी वो सिक्योरिटीज इशू करेगी जिनकी मैच्योरिटी लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर होगी। अच्छा, अब लेस देन इक्वल टू 1 ईयर का मतलब क्या होगा बेटा? कि ऐसी सिक्योरिटीज इशू की जाएंगी अगर कोई कंपनी चाहती है जी कि उसने को पैसा जनरेट करना है फॉर 3 मंथ, फॉर 6 मंथ, फॉर 9 मंथ। तो वो बेटा जो किस मार्केट में जाएगी? वो मनी मार्केट में जाएगी। इसी तरह इसके अंदर कौन कौन सी सिक्योरिटीज अवेलेबल होती है? इसमें बेटा हमने 3 सिक्योरिटीज डिस्कस की थी। एक थी बेटा हमारे पास टी बिल्स, ये मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, यहीं से हमने क्लास को किया था। देन सेकंड वन इज कमर्शियल पेपर, एंड थर्ड वन इज बैंकर एक्सेप्टेंस। टी-बिल्स क्या होते हैं बेटा? ये वो सिक्योरिटीज होती हैं जो गवर्नमेंट इशू करती हैं। गवर्नमेंट कब इशू करती हैं? जब गवर्नमेंट को बेटा बजट डेफिसिट होता है, यानी बजट में जब गवर्नमेंट को खसारा आता है तो फिर गवर्नमेंट जो है वो मार्केट से पैसा इकट्ठा करती है। हम लोग वो सिक्योरिटीज खरीदते हैं और गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करती है। ये मैंने डिटेल में लास्ट टाइम बता दिया था आप लोगों को। कोई चीज ना बेटा क्लियर हो तो आप पूछ सकते हैं दोबारा भी। अच्छा, कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं? ये कंपनीज इशू करती हैं। इस किस्म की कंपनीज बेटा ऐसी कंपनीज जिनकी मार्केट रेपुटेशन बहुत हाई होती है, यानी हाईली रिप्यूटेड कंपनीज जो होती हैं वो कमर्शियल पेपर्स इशू करती हैं। न्यू कंपनीज क्यों नहीं इशू करती बेटा? न्यू कंपनीज इसलिए इशू नहीं करती क्योंकि एक तो ये बिल्कुल बड़े शॉर्ट टर्म के लिए इशू किया जाता है, क्योंकि इनकी मैच्योरिटी जो होती है वो लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर होती है। इसलिए जो नई कंपनीज होती है लोग उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे जल्दी। दैट्स वाई जो कमर्शियल पेपर है ये मोस्टली वो कंपनीज इशू करती हैं जो हाईली रिप्यूटेड होती हैं, ये जो बहुत अरसे से काम कर रही होती हैं, वेल नोन कंपनीज जो होती हैं। अच्छा, थर्ड वन होता है बेटा बैंकर एक्सेप्टेंस। ये मोस्टली बेटा इशू करती हैं, कंपनीज इशू करती हैं, लेकिन ये या तो न्यू कंपनीज होती हैं या जिनकी रेपुटेशन जो है वो लेस होती है, जिसे हम लेस रिप्यूटेड कंपनीज कहते हैं। अच्छा, अब होता ये है, अब यहाँ भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर अगर कमर्शियल पेपर नहीं ना सही तो बैंकर एक्सेप्टेंस भी जो है इसमें भी तो कंपनी कह सकती है ना कि नई कंपनी है तो हम लोग क्यों खरीदेंगे? वो बेटा हम इसलिए खरीदेंगे क्योंकि जो बैंकर एक्सेप्टेंस होता है उस सिक्योरिटी के अंदर बेटा जो गारंटी होता है वो एक बैंक देता है उस कंपनी की, कि बैंक ये कहता है कि आप इस कंपनी की सिक्योरिटीज खरीदें, अगर ये कंपनी आपके पैसे वापस नहीं करती तो आई विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट। तो बैंक जो है वो पे करेगा आपको उस पेपर के पैसे। अब क्वेश्चन ये है कि बैंक क्यों गारंटी देगा किसी नई कंपनी की या लेस रिप्यूटेड कंपनी की? क्यों गारंटी देगा बेटा बैंक? अब देखिए ना, एक बैंक जो है वो किसी कंपनी की गारंटी दे रहा है कि जी आप इस कंपनी की सिक्योरिटीज खरीदें, अगर ये पैसे वापस नहीं करती तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कि इसको पैसे पे करूंगा। तो बैंक ऐसी गारंटी क्यों देगा बेटा? सर बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, चलें, बैंक को फीस वगैरह लेगा, लेकिन फिर भी अगर कंपनी पैसे लेके भाग गई तो मे भी इंटरेस्ट जो है वो बहुत कम हो फिर। बेटा मे पॉसिबल जो बैंक है उसने सारे के सारे जो एसेट्स हैं वो कंपनी के प्लेज किए हों और उसके बाद जो है वो गारंटी दी हो उसने। सो दैट्स व्हाई ये चीज बेटा ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई कंपनी जब भी कोई बैंक किसी कंपनी की गारंटी देता है तो बेटा बैंक कभी भी अपने आप को रिस्क में नहीं आने देता। तो हो सकता है कि बैंक ने सारे के सारे एसेट्स प्लेज किए हैं और उसके बाद वो गारंटी दे रहा हो। तो दैट्स व्हाई अगर हम देखेंगे कमर्शियल पेपर और बैंकर एक्सेप्टेंस में से कौन सी सिक्योरिटी खरीदना बेटा लेस रिस्की है? कमर्शियल पेपर खरीदना लेस रिस्की है या बैंकर एक्सेप्टेंस खरीदना लेस रिस्की है? सर कमर्शियल पेपर। क्यों बेटा? सर क्योंकि इनकी रेपुटेशन तो मतलब ज्यादा अच्छी है कंपनीज की हाईली, और बैंकर एक्सेप्टेंस में मतलब उनको नुकसान होगा, लॉस होगा।
अच्छा, अगर आप एक कंपनी की रेपुटेशन की बेस पे पेपर खरीद लेते हैं और कंपनी की रेपुटेशन कुछ अर्से बाद खराब हो जाती है, प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, तो पैसे वापस मिलेंगे? सर पता नहीं। नहीं ना मिलेंगे, मैं बता रहा हूँ ना। लेकिन बैंकर एक्सेप्टेंस में बेटा ये तो है ना, एक बीच में एक गारंटर है कि अगर खुदा ना खास्ता कंपनी भागती भी है तो फिर कौन पैसे पे करेगा? वो बैंक पे करेगा जिसने उसकी गारंटी दी है। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी से लोन देते हैं और आपकी कोई गारंटी देता है मुझे, तो मुझे लोन देने में आसानी होगी, या जस्ट मैं रेपुटेशन की बेस पे लोन दे दूं। मैं ये नहीं कहता कि कमर्शियल पेपर जो है वो हमेशा आपको नुकसान ही होगा। नो डाउट कि वो रेप्यूटेड कंपनीज होती हैं, लेकिन रेपुटेशन का बेटा हरगिज मतलब ये नहीं होता कि उस कंपनी को नुकसान ही नहीं होना। मे पॉसिबल आपने 1 साल के लिए पेपर खरीदा, अगले 6 माह के अंदर वो कंपनी जो वो फ्लॉप कर जाए, फिर पैसे कहाँ से मिलेंगे? फिर तो पैसे डूब गए आपके। लेकिन बैंकर एक्सेप्टेंस में ये होता है कि बेशक कंपनी नहीं है, ये लेस रेप्यूटेड है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर कंपनी जो है वो पैसे वापस नहीं कर पाएगी तो बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट। सो दैट्स व्हाई अगर आप इन दोनों पेपर्स में देखेंगे तो जो बैंकर एक्सेप्टेंस है बेटा, वो पेपर खरीदना हमेशा लेस रिस्की होता है। उसकी वजह ये होती है कि उसके बीच में एक गारंटर जो है वो इन्वॉल्व हो चुका होता है। अंडरस्टैंड? और अगर इन तीनों को कंपेयर करें तो सबसे यस लेस सर। रिस्की कौन सा है? अगर इन सर तीनों क्या कह रहे, काइंडली रिपीट कर दें। अगर मैंने बोला कि इन तीनों में से कोई खरीदना हो पेपर तो कौन सा लेस रिस्की है? बैंकर एक्सेप्टेंस। सर टी बिल्स। टी बिल्स बेटा सबसे ज्यादा लेस रिस्की इस वजह से है क्योंकि उसके पीछे जो गारंटी होती है वो गवर्नमेंट की होती है। सो दैट्स व्हाई सबसे कम रिस्की टी बिल्स है, फिर उसके बाद आता है बैंकर एक्सेप्टेंस, फिर उसके बाद आता है कमर्शियल पेपर। तो अगर आप रिस्क वाइज इनको कैटेगराइज करेंगे तो सबसे लेस रिस्की टी बिल्स आएगा। उसकी वजह ये होती है कि उसकी बैक एंड के सर ऊपर। जी जी बेटा। सर आपने लास्ट लेक्चर में बताया था चाइना और पाकिस्तान की एग्जांपल, तो सर आपने इलेबोरेट नहीं किया था इसको, वो बता दें कि मतलब जो टी बिल्स की एग्जांपल पॉइंट थी। टी बिल्स की पॉइंट से बेटा दिया था। यस सर। ओके मैंने आपको बेटा ये एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो टी बिल्स हैं, दो कंट्रीज के टी बिल्स हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि टी बिल्स बेटा गवर्नमेंट इशू करती हैं और गवर्नमेंट उस वक्त इशू करती हैं जब गवर्नमेंट्स को बजट डेफिसिट आता है, बजट में खसारा आता है। मैंने एग्जांपल आपको ये दी थी कि फॉर एग्जांपल एक टी बिल पाकिस्तानी गवर्नमेंट का और एक टी बिल चाइना ने इशू किया। मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि आप कौन किस कंट्री का जो है वो टी बिल खरीदना पसंद करेंगे, तो आप लोगों ने आंसर दिया कि सर चाइना का खरीदेंगे। मैंने बोला वो क्यों? आपने बोला कि उनकी इकोनॉमी अच्छी है, वहां पे ये है, वहां पे वो है, यानी कि एक डेवलप कंट्रीज है। आपने ये मुझे आंसर दिया। मैंने आपको ये बताया था कि बेटा गवर्नमेंट की गारंटी का हरगिज मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट ऑफ नवाज शरीफ नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ जरदारी नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इमरान खान नहीं है। गवर्नमेंट की गारंटी का मतलब है द गारंटी ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री। इस सेंट्रल बैंक की बेटा गारंटी होती है। सो दैट्स व्हाई इट डजंट मैटर कि वो किस मुल्क का टी बिल है। जिस मुल्क का भी आप टी बिल खरीदेंगे वो हमेशा लेस रिस्की होगा, चाहे वो चाइना का है, चाहे वो पाकिस्तान का है, चाहे वो अफगानिस्तान का है, चाहे वो जोन सा जिस मुल्क का भी हो, क्योंकि द सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट। तो ये मैंने बेटा एग्जांपल दी थी। तो आपने ये नहीं समझना कि सर यहाँ पे हमारी इमरान खान की गवर्नमेंट अगर इसमें इशू हुए, इमरान खान चला गया तो पता नहीं हमारे पैसे डूब जाएंगे। नो, सेंट्रल बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट। तो दैट्स व्हाई किसी भी मुल्क का टी बिल हो वो हमेशा लेस रिस्की होता है। हाँ, आप ये जरूर देख सकते हैं कि किस टी बिल के ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी टी बिल्स के ऊपर इंटरेस्ट आपको 10% मिल रहा है, चाइना वाले में भी आपको 12% दे रहे हो, तो आप चाइना का खरीद लें। प्रॉफिट तो आपने देखना ही देखना, जहां पे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है वो तो डजेंट मैटर कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप रिस्क वाइज देखेंगे तो किसी भी मुल्क का टी बिल हो बेटा वो हमेशा लेस रिस्की होता है। अंडरस्टैंड? यस सर। ओके तो ये थी बेटा हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ मार्केट जिसका नाम था मनी मार्केट। तो आगे बेटा हम डिस्कस करेंगे द फोर्थ मार्केट विच इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट। फोर्थ टाइप ऑफ मार्केट इज कैपिटल मार्केट। ओके अच्छा, अब कैपिटल मार्केट बेटा क्या होती है? द मार्केट वेयर दो सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड परचेज हुज मैच्योरिटी इज मोर देन 1 ईयर। मनी मार्केट के अंदर बेटा आपको वो पेपर्स मिल रहे थे जिनकी मुद्दत लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर थी। कैपिटल मार्केट के अंदर बेटा आपको वो पेपर्स मिलेंगे जिनकी मुद्दत मोर देन 1 ईयर होगी, 1 साल से ज्यादा होगी। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? कैपिटल मार्केट बोलेंगे। अच्छा
अगर आप चाहते हैं कि जी आपने पैसा लगाना है 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो फिर बेटा आपको जाना पड़ेगा कैपिटल मार्केट के अंदर। और अगर आप चाहते हैं कि मैंने पैसा लगाना है लेस देन 1 ईयर के लिए, तो फिर आपको जाना पड़ेगा मनी मार्केट के अंदर। कैपिटल मार्केट के अंदर बेटा 2 सिक्योरिटीज हैं जो बड़ी कॉमन आपको मिलेंगी। पहली सिक्योरिटी बेटा जो आपको कैपिटल मार्केट के अंदर मिलेगी दैट इज कॉल्ड बॉन्ड्स, एंड सेकंड सिक्योरिटी बेटा जो आपको मिलेगी दैट इज कॉल्ड शेयर्स। अच्छा, यहाँ पे बेटा बॉन्ड्स का हरगिज मतलब प्राइस बॉन्ड्स नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा, मैंने लास्ट टाइम भी शायद एक्सप्लेन किया हो। बॉन्ड्स एक पेपर होता है, एक सिक्योरिटी होती है जो कंपनीज इशू करती हैं जब कंपनीज को फंड्स की जरूरत होती है। उसके ऊपर कंपनी की स्टैंप लगी होती है, उसकी कोई प्राइस होती है और उसके ऊपर डेफिनेटली आपको इंटरेस्ट मिलता है। इसी तरह शेयर्स भी पेपर होते हैं, कंपनीज इशू करती है जब कंपनीज को पैसों की जरूरत पेश आती है। तो ये दोनों बेसिकली सोर्स ऑफ जनरेटिंग फंड्स हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में मेन फर्क क्या है, तो बेटा क्या क्या डिफरेंसेस होंगे दोनों में? सर अगर कोई पर्सन जो है वो बॉन्ड परचेज करेगा जी जी, तो वो कंपनी को मनी लेंड करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल। अगर वो सर शेयर परचेज और बाय करेगा तो वो कंपनी का बाइंग पार्ट का हिस्सा बन जाएगा। ओके, यानी आप इसको आसान अल्फाज में ये कह लें कि अगर आप बॉन्ड खरीदेंगे तो आपको ऑनरशिप नहीं मिलेगी, यानी आपने उसको पैसे दे दिया, आपने इन्वेस्ट कर दिया। अगर आप शेयर्स खरीदेंगे तो आप कंपनी के ओनर बन जाएंगे। तो पहला डिफरेंस ये होगा कि बॉन्ड के ऊपर नो ओनरशिप और शेयर्स के ऊपर क्या आएगी, आपको ओनरशिप मिलेगी। ओके, सेकंड डिफरेंस बेटा? सर इसमें इंटरेस्ट मिलता है, वोटिंग राइट नहीं मिलता बॉन्ड में। हम्म, और शेयर्स के और ऊपर क्या सर मिलता है? जो सर डिविडेंड मिलता है लेकिन वोटिंग राइट भी मिलता है, इसमें बिल्कुल डिविडेंड भी होता है, वोटिंग राइट भी होता बिल्कुल। बॉन्ड्स अगर आप खरीदेंगे तो बॉन्ड्स के ऊपर जो आपको पेमेंट होती है वो इंटरेस्ट की फॉर्म में होती है, जबकि शेयर्स, क्योंकि आप कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, सो इस वजह से जो शेयर्स के ऊपर आपको पैसा मिलेगा उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो बॉन्ड खरीदेंगे तो आप कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम सिलेक्ट करते हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने टाइप्स ऑफ बिजनेस के अंदर एक्सप्लेन किया था कंपनी को बड़ा डिटेल के अंदर। तो जब बीओडीज को सिलेक्ट करते हैं तो शेयर होल्डर जो है वो वोट डाल सकते हैं, जबकि जो बॉन्ड होल्डर है वो वोट डाल नहीं सकते। सो दैट्स वाई जो बॉन्ड होल्डर है उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट होता है। तो ये 3 डिफरेंसेस है बेटा इनके अंदर। अच्छा, आगे फर्दर हम इसको डिस्कस करेंगे बॉन्ड्स को। बॉन्ड्स की बेटा 2 टाइप्स होती हैं। एक को बेटा हम बोलते हैं सिक्योर बॉन्ड्स और एक होते हैं आपके पास अनसिक्योर बॉन्ड्स। ये 2 टाइप्स बेटा बॉन्ड्स की हैं, सिर्फ इनकी वर्किंग का थोड़ा सा फर्क है, बाकी होते दोनों बॉन्ड्स ही हैं। अच्छा, सिक्योर बॉन्ड्स बेटा ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिसकी बैक एंड के ऊपर कंपनी अपने एसेट्स पहले प्लेज करवाती है, देन ये बॉन्ड जो है वो मार्केट में इशू किए जाते हैं। और अनसिक्योर बॉन्ड्स बेटा ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो जिनके बैक एंड के ऊपर कंपनी अपने कोई एसेट्स प्लेज नहीं करवाती। दूसरे अल्फाज में आप ये कह लें कि सिक्योर बॉन्ड्स वो कंपनीज इशू करवाती हैं जिनकी मार्केट रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं होती, जिनको लगता है कि अगर हम बॉन्ड इशू करेंगे तो लोग जो है वो हमारा बॉन्ड नहीं खरीदेंगे, जिनको ये लगता है कि अगर हमने मार्केट के अंदर ये बॉन्ड इशू किए तो हमारी क्योंकि रेपुटेशन अच्छी नहीं है, ये बिल्कुल हम न्यू है और तो लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, उनको फिर बेटा जरूरत पेश आती है सिक्योर बॉन्ड इशू करने की। क्योंकि जब पीछे एक गारंटर आ जाएगा, जिस तरह मैंने बैंकर एक्सेप्टेंस की एग्जांपल दी थी शॉर्ट टर्म में, तो जिस तरह पीछे गारंटर आ जाएगा, पता होगा कि इसके एसेट सिक्योर हैं, तो हम लोग बेटा पैसा इन्वेस्ट करने की तरफ चले जाएंगे। अनसिक्योर बॉन्ड्स बेटा वो कंपनी इशू करती हैं जिनकी रेपुटेशन बहुत हाई होती है, उनको अपने एसेट्स प्लेज करवाने की जरूरत पेश नहीं आती, वो विदाउट प्लेजिंग देयर एसेट्स जो है वो अपने बॉन्ड इशू कर देते हैं। उनको पता है कि मार्केट में हमारा बॉन्ड आना है, फौरी तौर पे उसने सेल हो जाना है। तो इसमें आपके बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, पेप्सी हो गया, कोक हो गया, नेस्ले हो गया, ये सारे के सारे बेटा जो होंगे, ये सारे के सारे जो इशू करेंगे कंपनी, तो उनके बॉन्ड्स को हम बोलेंगे अनसिक्योर बॉन्ड। आपने एक वर्ड सुना होगा डिबेंचर का, अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा होगा डिबेंचर्स। क्या होते हैं डिबेंचर्स? एनी आइडिया? यस नो में आंसर दिया करें बेटा, अगर नहीं भी पता तो इट्स ओके, मैं बता देता हूँ, बट मुझे पता चले कि है। आप लोग सर आगे ये सिर्फ सर अनसिक्योर्ड बॉन्ड का सेकंड नेम है, लेकिन मुझे प्रॉपर वे से नहीं पता कि जी डिबेंचर क्या बेटा, है। बिल्कुल ऐसे ही है। डिबेंचर जो होता है बेसिकली ये आपके बॉन्ड्स ही होते हैं, और ये किस किस्म के बॉन्ड्स होते हैं बेटा? ये अनसिक्योर बॉन्ड्स होते हैं। यानी अनसिक्योर बॉन्ड्स का दूसरा नाम बेटा डिबेंचर्स भी होता है। तो कहीं पे भी आप अगर डिबेंचर का वर्ड पढ़ें तो समझ लीजिएगा वो बॉन्ड है, और वो ऐसी कंपनीज ने बॉन्ड इशू किए हुए जिनकी रेपुटेशन बहुत हाई है। तो ये हो गया बेटा हमारे पास बॉन्ड्स की 2 टाइप्स। इसी तरह बेटा हमारे पास शेयर्स की भी 2 टाइप्स होती हैं। ये लास्ट टाइम हमने नहीं ना पढ़ा था? नो सर। नो सर। ठीक हो गया, मेरा मतलब है कि हम कहीं रिपीट ना कर रहे हो, क्योंकि आपका जो दूसरा सेक्शन है वो थोड़ा सा आपसे आगे है उनकी क्लासेस, तो इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा था
कि अगर आपने ये पहले हमने पढ़ लिया तो हम फिर आगे फर्दर मूव कर लें। अच्छा, शेयर्स की भी बेटा दो टाइप्स होती हैं, एक को हम बोलते हैं कॉमन शेयर्स और एक को बेटा हम बोलते हैं प्रेफर्ड शेयर्स। अच्छा, अब इन दोनों में फर्क क्या है? प्रेफर्ड शेयर्स बेटा वो शेयर्स होते हैं जिनके ऊपर कंपनी जो है वो आपको फिक्स डिविडेंड देती है। मैं यहाँ पे साथ साथ आपके लिख भी रहा हूँ, यानी प्रेफर्ड शेयर्स के ऊपर जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो फिक्स मिलेगा। कॉमन के ऊपर डिविडेंड आपको फिक्स नहीं मिलेगा, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रेफर्ड शेयर खरीदा तो कंपनी आपको पहले ही बता देगी कि आपको 5 रुपीज पर शेयर मिलेगा या 10 रुपीज पर शेयर मिलेगा। तो जब आपको पता चल जाएगा कि 5 रुपीज पर शेयर या 10 रुपीज पर शेयर, तो आपको पता है कंपनी ज्यादा प्रॉफिट हो तो भी इतना ही मिलना है, कंपनी को कम प्रॉफिट हो तो भी इतना ही मिलना है, और इवन अगर कंपनी लॉस में चली जाए तो भी आपको डिविडेंड मिलना ही मिलना है जो कंपनी ने फिक्स कर दिया। फॉर एग्जाम्पल 5 रुपीज पर शेयर फिक्स कर दिया, अगर कंपनी इस साल वो डिविडेंड नहीं दे पाती, किसी वजह से कोई रीजन हो जाती है, कंपनी को लॉस हो जाता है, तो बेटा आपका जो प्रेफर्ड शेयर अगले साल जब डिविडेंड मिलेगा तो ये 5 रुपए उसमें ऐड जो हो चुके होंगे, तो अगले साल आपको 10 रुपए मिलेंगे। अगर अगले साल भी नहीं दे पाती तो ये अगले साल पे चला जाएगा, यानी एक्यूमुलेट होता रहेगा। जब तक कंपनी पे नहीं कर देती डिविडेंड आपको, तो कंपनी की जान नहीं छूटेगी। जबकि अगर आप कॉमन शेयर खरीदते हैं किसी कंपनी का, तो उसके ऊपर डिविडेंड बेटा फिक्स नहीं होता, यानी आपको डिविडेंड प्रेफर्ड वालों से ज्यादा भी मिल सकता है। ज्यादा प्रॉफिट हो गया कंपनी ज्यादा डिविडेंड दे देगी, कम प्रॉफिट होगा कंपनी कम डिविडेंड देगी, और अगर फॉर एग्जांपल किसी वजह से कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता तो कंपनी जो है वो डिविडेंड ऑफर नहीं करेगी। सो दैट्स वाई अगर आप कॉमन शेयर खरीदेंगे, और इसमें कॉमन शेयर के अंदर बेटा एक ये भी बात है कि अगर इस साल कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाती तो अगले साल आप उसको दोबारा क्लेम नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते जी मुझे पिछले साल वाला भी दो, जो खत्म हो गया वो खत्म हो गया, अगले साल नया प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा। तो ये बेटा पहला डिफरेंस है दोनों में। अच्छा, सेकंड डिफरेंस क्या है? दैट इज क्लेम ऑन एसेट। अच्छा, क्लेम ऑन एसेट का मतलब बेटा ये होता है, खुदा ना खास्ता अगर कंपनी फेल हो जाती है, कंपनी फ्लॉप हो जाती है, तो सबसे पहले जो पेमेंट की जाएगी वो प्रेफर्ड वालों को की जाएगी। उसके बाद अगर पैसे बचते हैं तो वो कॉमन वालों को मिलेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कंपनी हैज अ लिमिटेड लाइबिलिटी, कि जो कंपनी की जो बेटा लाइबिलिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, वो लिमिटेड होती हैं। सो दैट्स व्हाई जब कंपनी का दिवालिया हो जाता है या कंपनी फ्लॉप हो जाती है या फेल हो जाती है, तो कंपनी अपने एसेट्स को सेल करेगी। सेल करने के बाद जो पैसे आएंगे और कंपनी जब पैसे वापस देने लगेगी, तो जब लिस्ट बनेगी तो उस लिस्ट में सबसे पहले पेमेंट दी जाएगी प्रेफर्ड वालों को, उसके बाद दी जाएगी कॉमन वालों को। अगर आप ये दो डिफरेंसेस देखें तो बेटा लगता है ऐसे ही है कि हमें प्रेफर्ड खरीदना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि उसमें आपको सिक्योरिटी है जी कि डिविडेंड भी मिलना ही मिलना है। उसमें ये भी सिक्योरिटी है कि अगर कंपनी फ्लॉप होती है तो आपको क्लेम ऑन एसेट भी मिलना ही मिलना है। लेकिन लोग फिर भी कॉमन शेयर खरीदते हैं, व्हाई? सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। मैंने बोला अगर हम दोनों शेयर्स का डिफरेंसेस को देखें तो प्रेफर्ड शेयर खरीदना बेहतर लग रहा है। क्यों? उसकी वजह यह है कि एक तो आपको डिविडेंड मिलना ही मिलना है, गारंटी है। दूसरी ये भी गारंटी है कंपनी डूबी तो पहले पैसे आपको मिलने हैं। लेकिन लोग फिर भी कॉमन शेयर खरीदते हैं, क्यों? सर क्योंकि वहाँ पे शेयर प्रॉफिट और डिविडेंड मिलने का चांस ज्यादा होता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए यहाँ पर तो डिविडेंड आपका फिक्स कर दिया गया, नंबर वन। आपको पता है कि मुझे 5 रुपए ही मिलने हैं, लेकिन अगर आप कॉमन शेयर खरीदेंगे तो मे भी कंपनी पहले साल ही आपको 10 रुपए दे दे, ये और प्रॉफिट हो तो कंपनी 12 रुपए दे दे, और प्रॉफिट हो तो कंपनी 20 रुपए तक ले जाए आपको। तो कॉमन शेयर अगर रिस्की है तो वहां पे रिटर्न मिलने के चांसेस भी ज्यादा है। तो ऐसे लोग जो रिस्क टेकर होंगे वो जो है बेटा डेफिनेटली कॉमन शेयर्स की तरफ जाएंगे। सेकंड बेटा जो डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो ये है कि प्रेफर्ड वालों के पास भी बेटा जो वोटिंग राइट है वो नहीं होता। नो वोटिंग राइट, जबकि कॉमन वालों के पास वोटिंग राइट होता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि बीओडीज में आपकी मर्जी का बंदा आए तो आपको ज्यादा से ज्यादा कौन से शेयर्स खरीदने पड़ेंगे? आपको ज्यादा से ज्यादा बेटा कॉमन शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। तो ये दो मेन डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से लोग कॉमन शेयर खरीदते हैं। पहला डिफरेंस कि वहां प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, एंड सेकंड डिफरेंस बेटा मैंने क्या बोला कि उनके पास वोटिंग राइट होता है, प्रेफर्ड वालों के पास वोटिंग राइट नहीं होता। एंड डेफिनेटली बेटा प्रेफर्ड शेयर जो होते हैं वो हमेशा लेस रिस्की होते हैं एज कंपेयर टू कॉमन शेयर्स। दी बेटा कैपिटल मार्केट में कोई प्रॉब्लम, एनीवन, एनी कंफ्यूजन बेटा? कोई पॉइंट? नो सर। जी जी बोले, कुछ बोलने लगे थे। मैंने कहा नो सर, क्लियर हो गया। ओके
इसके बाद बेटा लास्ट टाइप ऑफ मार्केट है हमारी, उसके बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिफ्थ वन विच इज कॉल्ड ओवर द काउंटर मार्केट। और इसको बेटा हम बोलते हैं OTC, ओवर द काउंटर मार्केट। अच्छा, इसको बेटा हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। यानी आप कोई भी जो सिक्योरिटी है अगर आप ऑनलाइन खरीदेंगे या बेचेंगे तो उसको हम बोलते हैं ओवर द काउंटर मार्केट, इसको हम ऑनलाइन मार्केट भी कह सकते हैं। ये ऐसी मार्केट है बेटा जहां पे आपको न्यू सिक्योरिटीज भी मिलेंगी, ये ऐसी मार्केट है जहां पे आपको एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज भी मिलेंगी, लेस देन 1 ईयर वाली भी मिलेंगी और मोर देन 1 ईयर वाली भी मिलेंगी। यानी ये वो सिक्योरिटी मार्केट है जहां पे आपको हर किस्म की जो सिक्योरिटीज हैं वो अवेलेबल हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अगर इस मार्केट में सारी की सारी सिक्योरिटीज अवेलेबल हैं तो देन व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ अदर 4 मार्केट्स? तो बाकी 4 मार्केट्स की हमें क्या जरूरत है, क्यों ना हम इसी मार्केट के ऊपर ही फोकस करें? सर ऑनलाइन तो है पर किसी को ऑनलाइन शॉपिंग करनी, मतलब हर किसी को ऑनलाइन शॉपिंग करनी नहीं आती। ठीक है। और और सर नेट के अवेलेबिलिटी जो होती है वो पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं बेटा आप। मतलब इसमें बहुत सारे बेटा इश्यूज आ जाते हैं। पहला इश्यूज तो ये आ जाता है कि इंटरनेट हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, और दूसरा बेटा हम सबको जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करनी आती। फॉर एग्जांपल मे पॉसिबल आजकल देखें दराज के ऊपर शॉपिंग के लिए वो लगी हुई है, सेल लगी हुई है, लेकिन मे पॉसिबल कुछ लोग उसके ऊपर शॉपिंग कर भी रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज करना नहीं आता। तो व्हाट अबाउट दोस पर्सन, उन लोगों के बारे में फिर क्या राय है? तो इसका मतलब है कि उनके लिए फिर वो 4 मैनुअल मार्केट्स हैं जो मैंने अभी डिस्कस की। लेकिन अगर आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन मार्केट यूज करना आता है तो इसका मतलब है कि आप OTC की तरफ जा सकते हैं। बेटा फ्यूचर आपकी ऑनलाइन मार्केट का याद रखिएगा। आप देखिए हर चीज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे शिफ्ट होती जा रही है वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो दैट्स व्हाई ऑनलाइन हमें सीखना भी चाहिए, लेकिन बेटा क्योंकि ये मार्केट इतनी ज्यादा भी सिक्योर नहीं है, OTC की बात कर रहा हूँ, तो दैट्स व्हाई जो लोग यूज करना चाहते हैं वो उसको कर सकते हैं, लेकिन जो यूज नहीं जिनको करनी आती तो वो प्राइमरी सेकेंडरी मनी और कैपिटल जो मैंने पहले एक्सप्लेन की उस मार्केट से चीजें खरीद या बेच सकते हैं। अंडरस्टैंड बेटा? तो दिस इज द टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं और टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं। तो बेटा यहाँ तक इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन एनी वन ऑफ यू। एनी कंफ्यूजन बेटा इस टॉपिक के अंदर फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर? नो सर। ओके क्लियर है नो इसका सर। मतलब? ओके तो सीआर साहब बैठे हुए हैं? यस सर। अपनी वीडियोस ऑन करें सभी लोग जितने। ओके बेटा अगला टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये टॉपिक आप लोगों ने शायद बेटा पहले बिजनेस फाइनेंस का एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो उसके अंदर भी आपने ये टॉपिक जो है वो डिस्कस किया होगा। तो मैं आपको ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगा, बेसिक बेसिक इनके फार्मूलाज एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद फिर मैं आपको एज अ असाइनमेंट के तौर पे ये चैप्टर जो है वो करने के लिए दूंगा। लेकिन उसको करने से पहले मैं आप लोगों को इसके जो अंदर जितने भी फार्मूलाज आते हैं उनकी थोड़ी लॉजिक और सारी की सारी चीजें पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड होगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। जी बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डज मीन बाय टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे बेटा आप इसको? सर वक्त के साथ साथ पैसे की वैल्यू जो होती है वो बदल जाती है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट पर जो पैसा आपने लगाया है इन फ्यूचर इसकी क्या वैल्यू होगी सर, उसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते ओके और बेटा इसके अलावा ठीक है बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है बेटा। यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को बेटा अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वक्त का और पैसे का आपस में कोई ना कोई लिंक है। तो क्या लिंक है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बेटा, एक बड़े छोटी सी एग्जांपल के साथ इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। जी सर। एक्सप्लेन कर रहा था मैं, तो इसको मैं दो दो तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक हम इसको डिस्कस करेंगे
रिसीविंग पॉइंट ऑफ व्यू से और एक बट हम डिस्कस करेंगे पेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, रिसीविंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा मैं उसको किस तरह से एक्सप्लेन करूंगा, एक छोटी सी मैं एग्जांपल लूंगा आपके सामने कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन ए है, मैं कहता हूँ जी कि वो 1000 रुपीज रिसीव करेगा टुडे, और एक पर्सन जो है वो 1000 रिसीव करेगा आफ्टर 1 मंथ। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से बेटा किसके पैसे की वैल्यू ज्यादा है? सर पेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेकंड है। रिसीविंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा मींस वो पैसा ए, पर्सन ए का पैसे उसकी वैल्यू ज्यादा होगी या पर्सन बी जो है उसकी पैसे की वैल्यू ज्यादा होगी जिसने 1 महीने बाद जो पैसा रिसीव करना है? सर पर्सन ए की वैल्यू पैसे की। वाई? वाई बेटा? सर क्योंकि जो आज वो पैसा रिसीव कर रहा है तो सर वो आज इसको मतलब वो कर सकता है, अगर वो फ्यूचर इन्वेस्ट कर सकता है आज किसी काम में, अगर वो मतलब नेक्स्ट अगर आफ्टर 1 मंथ करेगा रिसीव तो मे बी उसको जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बता देता हूं बेटा कि वो पैसा जो आपके पास बेटा आज मौजूद है आप उसको कहीं पे री इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इस पैसे से मजीद पैसा जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो पैसा जो भी आपको 1 महीने बाद मिलना है वो पैसा आप उसको 1 महीने बाद जब मिलेगा देन आप डिसीजन लेंगे कि आपने उसके साथ क्या करना है। इसकी मैं बड़ी छोटी सी एग्जांपल देता होता हूँ। फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी पॉकेट में 1000 रुपया मौजूद है अभी और रास्ते में आप कहीं पे जा रहे हैं और आपको कहीं पे जरूरत पड़ गई तो उस पैसे को आप फंड यूटिलाइज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू उस पैसे के जो भी आपको फ्यूचर में मिलना है। So that's why the money which you receive today has more value than the money which you will receive in the future. तो वो पैसा बेटा जो आज आपके पास मौजूद है जो आप रिसीव कर चुके हैं उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है उस पैसे के जो आपने फ्यूचर में रिसीव करना होता है। इसी तरह अगर हम पेमेंट की बात करें और मैं कहूँ जी कि एक पर्सन है उसने 1000 रुपया जो है वो पे कर दिया टुडे, और एक पर्सन बी है उसने 1000 रुपया पे करना है आफ्टर 1 मंथ। अब किस पैसे की वैल्यू ज्यादा है बेटा? वो सर पैसा जो जो पेमेंट हम मतलब फ्यूचर ठीक है बोले बेटा बोले। सर जो पेमेंट हम फ्यूचर में यूज करेंगे पेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ओके, यानी वो 1000 रुपया जो आपने फ्यूचर में पे करना उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। उसकी रीजन क्या है? अब देखिए बेटा अगर आपने आज 1000 रुपया पे कर दिया तो वो पैसा आपकी पॉकेट से चला जाएगा, और जो पैसा आपकी पॉकेट से चला जाएगा उसको आप री इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप उसको री यूज नहीं कर सकते। So that's why the money which you pay today has less value than the money which you will pay in the future. तो वो पैसा बेटा जो आप आज पे करेंगे उसकी वैल्यू हमेशा कम होगी उस पैसे से जो आपने फ्यूचर में पे करना होता है। तो दैट्स वाई अगर आप देखें तो मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं ऑर्गेनाइजेशन हैं बेटा, एक कंपनी जो है वो यकम को सैलरी देती है और एक कंपनी 10 तारीख को सैलरी देती है। अब जो 10 तारीख को सैलरी देती है वो यकम से लेके 10 तारीख तक उस पैसे को क्या कर सकती है? यूटिलाइज कर सकती है। सो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा यही होता है कि वो पैसे में वो पेमेंट में डिले करते हैं, लेकिन इतना डिले मत करें कि आपकी रेपुटेशन डैमेज हो। तो जो पैसा आपकी पॉकेट से चला जाएगा दैट विल जनरेट नथिंग फॉर यू, तो वो आपके लिए कुछ जनरेट नहीं करेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि जितनी जल्दी पैसा आएगा उतनी जल्दी आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप पेमेंट में डिले करते हैं तो उस डिले शुदा टाइम के अंदर आप उस पैसे को मजीद यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन इतना डिले नहीं करना कि जिससे आपकी रेपुटेशन जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंपनी ने आपसे कहा है कि जी आप 30 दिन बाद पैसे दे देना, तो 30 दिन के बाद ही पैसे दें। 30 दिन तक उस पैसे को आप क्या करें? इस्तेमाल करें, री इन्वेस्ट करें, उस पैसे से मजीद पैसा कमाएं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, के वक्त का पैसे के साथ कोई ना कोई बेटा लिंक होता है। जी बेटा, एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? नो सर। ओके, अभी ये बेटा खत्म हो रही है, आप मुझे दोबारा ज्वाइन करेंगे।